हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श सिंह। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस चैनल द डॉक्स टेस्ट पे। इस चैनल पे आपको फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। हमारा ये चैनल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स जैसे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, नर्सिंग स्टूडेंट्स, पैरामेडिक्स और फार्मेसी के स्टूडेंट्स, इन सारे स्टूडेंट्स के लिए हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सेल एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसके बारे में हम बहुत पहले से पढ़ते आए हुए हैं, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन हम पहले लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट की सेल क्या होता है, सेल के टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें बात जानेंगे। उसके बाद हम सेल के ऑर्गेनेल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जैसे टॉपिक्स पे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम ये जान लेते हैं कि हम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, सेल का इंट्रोडक्शन जानेंगे, जो कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको पता है, लेकिन एक रिवीजन की तरह हम पढ़ेंगे, एकदम जीरो से पढ़ेंगे। ऐसा जानिए, हम ऐसा समझ के पढ़ रहे हैं कि हमको कुछ नहीं आता, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेल पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे सेल की, कि जैसे रॉबर्ट हुक, एंटोनी वैन लेeuwenhoek, इन सारे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, कैसे किया, सेल की खोज कैसे हुई, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पहले सेल पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर सेल के टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम सेल, फिर हिस्ट्री, फिर टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेल में हम प्रोकैरियोट का एक इंट्रोडक्टरी टाइप का लेक्चर होगा। मींस इसी लेक्चर में हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का एक डिफ्रेंशिएशन बता देंगे बेसिक, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमको ये सारी चीज़ें पता है। हम आने वाले फर्दर लेक्चर्स में यूकैरियोट्स यानी एनिमल सेल के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हम मेडिकल से रिलेटेड लेक्चर्स लेके आएंगे, फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, इसीलिए हम ह्यूमन सेल के बारे में ही बात करेंगे। पहले लेक्चर्स में हम नॉर्मल प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और हिस्ट्री ऑफ सेल ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में हम जो आगे के लेक्चर्स होंगे, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसके बाद ऑर्गेनेल्स के बारे में होंगी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कैसे होता है सेल के अंदर, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत डिटेल में होगा। आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो हम बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाते हुए अपनी पुरानी चीज़ें रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम सेल पढ़ लेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे सेल की, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें जो हो गई, ये सारी फर्दर लेक्चर्स में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद सेल ख़त्म होगा, फिर हम दूसरे टॉपिक्स पे आएंगे, सिस्टम्स पे आएंगे। इसके बाद हम हो सकता है हीमेटोलॉजी शुरू करें, ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि सेल क्या होता है। ऐसा हम लोग जानते हैं कि सेल की डिफिनेशन की बात करें तो हम सेल की डिफिनेशन की बात करें तो हम ये जानते हैं कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर एक लाइन में कहें, हम जो क्लास 7th 6th 5th से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट। क्या है? बेसिक यूनिट। क्यों कहा जाता है इसको बेसिक यूनिट? बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि हम जीरो से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ऐसा समझ के पढ़ रहे हैं कि हमको कुछ नहीं आता, इस तरह से पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिक यूनिट क्यों कहा जाता है? देखिए, क्योंकि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप खुद सोचिए, आप अपने आसपास देख रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, नॉन लिविंग चीज़ें देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, तो इस मार्कर और मुझ में एक बेसिक चीज़ का डिफरेंस क्या होगा? मुझ में और इस मार्कर में एक बेसिक चीज़ का ये डिफरेंस होगा, वो तो अलग चीज़ है, मैं लोकोमोटिव हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं हिल सकता हूँ, ये नहीं हिल सकता अपने आप से, ये मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ये डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम बेसिक यूनिट की बात करें तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ है कि सेल। एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अगर हम कंपेयर करें, बेसिक चीज़ क्या है, कि बेसिक पे क्या करें, तो वो है सेल। अगर सेल होगा तो लिविंग होगा, अगर सेल प्रेजेंट नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक डिफिनेशन इसका और है जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल।
अब ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों कहते हैं? बेसिक यूनिट तो हो गया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों कहते हैं? अब स्ट्रक्चरल ऐसे कहते हैं क्योंकि हमारे लाइफ का ये बेसिक यूनिट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है, क्योंकि ओरिजिन जो हुआ है हमारा सेल से ही हुआ है। हमारी बॉडी जो ऑल ओवर बॉडी बनी है, ये मैं बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं या आप जो भी कुछ कर रहे हैं, तो ये किससे बना हुआ है? ये सेल से बना हुआ है। हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ है। सबसे पहले सेल से हमारी ओरिजिन हुई, सेल डिवाइड हुए, उससे टिश्यूज़ बने, टिश्यूज़ से मिलकर के ऑर्गन बने, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के हमारी बॉडी बनी। इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी बनी है वो एक एक सेल से बनी है। हमारी बोन हो गई, हमारी वेन्स हो गई, मीन्स ऑल ओवर बॉडी जो भी हमारी बॉडी में है सब चीज़ हमारे सेल से बना हुआ है। इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल कहा जाता है। फंक्शनल इसलिए कहा जाता है। अब ये जानते हैं कि फंक्शनल क्यों कहा जाता है। ऐसा मानिए कि कोई सेल है, जैसे यूनिसेलुलर की बात करें, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे यूनिसेलुलर जो एक कोश की होते हैं, मीन्स एक सेल के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा है, ये अमीबा है, ठीक, कुछ इस प्रकार का। तो अमीबा एक ही सेल तो होता है, सेल एक ही होता है, लेकिन इसके सारे प्रोसेस ऑल ओवर जितने प्रोसेस होते हैं, पूरी लाइफ साइकिल इसकी एक सेल पे बीत जाती है। मींस पूरी लाइफ ये एक सेल पे रहता है, इसी पे डिवाइड, इसका रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, मींस ऑल ओवर जितने प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में वो सारी चीज़ें एक सेल कर सकता है। इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। ऐसे ही समझें, अगर हम ह्यूमंस में समझें, क्योंकि हमारी बॉडी सेल से बनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हार्ट है वो भी सेल से बना है। अगर हमारा हार्ट पंप कर रहा है, अगर हमारे हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं जो पंप कर रही हैं, वो क्यों पंप कर रही हैं? क्योंकि वो सेल से बनी है, और वो जो सेल्स हैं वो सेल्स पंप कर रहे हैं, इसीलिए वो टिश्यूज़ पंप कर रही हैं। टिश्यूज़ की वजह से वो हमारे मसल्स पंप कर रहे हैं। क्योंकि सेल हमारा फंक्शन कर रहा है, इसीलिए हमारा पूरा बॉडी फंक्शन कर रहा है। तो इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट और या स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। ये तो हो गया कि डिफिनेशन क्या होता है, कि सेल क्या होता है, ये हम जान गए। अब हम बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। इसके बारे में भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हम जीरो से पढ़ रहे हैं इसको, एकदम बेसिक से, तो इसीलिए हम हिस्ट्री भी कवर करेंगे। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, हर बच्चे को पता होगा कौन थे? रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जिससे अगर आपको नहीं याद है तो एक बार अगर आप लिख लेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा वो सारी चीज़ें। 1665 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कॉर्क सेल लिया। कॉर्क सेल जो होता है वो प्लांट का आउटर मोस्ट सेल होता है। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, एक प्लांट का आउटर मोस्ट सेल जो होता है, बाहरी छिलका, उस छिलकों को लिया और इन्होंने एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, जो कि उस टाइम पे उतनी अच्छी मैग्नीफिकेशन उसकी नहीं थी। उसके अंदर इन्होंने क्या देखा? एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा, एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर देखा, जो कि कुछ इस तरह से बना हुआ था, कुछ इस तरह से बना हुआ था। इसको बेंजीन मत समझिएगा, ये स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से बना हुआ था, ठीक, कुछ इस तरह से बना हुआ था। मधुमक्खी का छत्ता जो हम लोग जानते हैं, जिससे शहद निकलता है, कुछ इस तरह का बना हुआ था। तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? कंपार्टमेंट। इसको इन्होंने क्या नाम दिया? कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट को आगे चल के सिल्ले कहा गया, सिल्ले कहा गया, जिसको आज हम सेल के नाम से जानते हैं। कंपार्टमेंट दिए देखा इन्होंने, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था, कंपार्टमेंट देखा, उसके बाद इन्होंने उसको सेल नाम दिया, जिसको हम आज सेल के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि इसको डेड सेल क्यों बोलते हैं, इसको डेड सेल क्यों बोलते हैं। जो इन्होंने ये स्ट्रक्चर देखा, जो इन्होंने स्ट्रक्चर देखा कुछ इस तरह का, जो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा, तो इन्होंने सेल के अंदर का कुछ नहीं देखा कि इसके अंदर क्या है। इनको कुछ नहीं अंदर का दिखा, क्योंकि उस टाइप पे इनके पास ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं था जिसको ये मैग्नीफाई करके बहुत ज़्यादा डिटेल में देख सकें। तो इन्होंने ये ऊपरी चीज़ देखी, ये ऊपरी पार्ट देखा, ये एक लेयर देखा, सॉरी ये सारी चीज़ें नहीं, मान लीजिए ये इन्होंने एक ये चीज़ देखा। तो ये क्या था? ये सेल वॉल था, एक इन्वेलप था, जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और सेल वॉल डेड होता है, इसीलिए कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने कौन से सेल की खोज की? डेड सेल की, डेड सेल की खोज की रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद एक चीज़ और, क्योंकि इन्होंने सेल वॉल देखा था सबसे पहले, इसीलिए
सेल वॉल की डिस्कवरी का क्रेडिट भी इन्हीं को दिया जाता है कि सेल वॉल भी इन्हीं ने ही दिया था। ठीक, डेड सेल की खोज अगर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फंसाने के लिए बच्चों से पूछे जाते हैं, जूनियर जो टेस्ट होते हैं उनमें पूछा जाता है, हायर लेवल पे नहीं पूछा जाता। तो ये जैसे रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने डेड सेल, बच्चे की जुबान पे नाम, इनका नाम है, जो साइंस फील्ड से बच्चे पढ़े हैं उनके नाम पे, मतलब उनके जुबान पे रॉबर्ट हुक का नाम होता है। वो ये जानते हैं कि उन्होंने डेड सेल की खोज की थी। लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं कि सेल वॉल की खोज किसने की थी, तो सेल वॉल की डिस्कवरी की क्रेडिट इन्हीं को जाती है, रॉबर्ट हुक को ही जाती है, क्योंकि जो इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व क्या किया था, एक कंपार्टमेंट, और वो जो कंपार्टमेंट था उसका ऊपरी सतह इन्होंने देखा था, जिसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। इसके बाद एंट्री होती है एक और साइंटिस्ट की। किसकी एंट्री होती है? एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोनी वैन लीeuwenhoek। क्या नाम था इनका? एंटोनी वैन लीeuwenhoek। ठीक, ये बहुत क्यूरियस टाइप के आदमी थे। इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था अपने घर में। अभी आपके घर में अगर माइक्रोस्कोप रख दिया जाए, तो अगर आप भी क्यूरियस टाइप के होंगे, साइंस से रिलेट करेंगे, तो आप भी जो कुछ मिलेगा, स्टार्टिंग के 10 ही दिन अगर करेंगे, तभी करेंगे, तो आपको जो कुछ मिलेगा उसको आप चाहेंगे कि माइक्रोस्कोप के नीचे ला करके देखें कैसा दिखता है। तो कुछ जब इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, ये जिनको जो चीज़ मिलता था वो ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखते थे। तो एक बार क्या हुआ, ये ऐसे तालाब के पास जा रहे थे, वहाँ पे इनको पानी मिला, उस पानी को लेके आए, तालाब के पानी को, उसमें देखे कि क्या है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते थे, अगर लिविंग होता था, लिविंग चीज़ें अगर लेके आते थे तो उसमें इनको मोटिलिटी दिखती थी। जैसे ही माइक्रोस्कोप के अंदर देखते थे तो उसमें कुछ चीज़ें हिल रही होती थी, और अगर हिल रही हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये लिविंग है। तो इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था उसकी वजह से, क्योंकि उसमें मोटिलिटी दिख रही थी, इसीलिए इन्होंने जो खोज किया, इन्होंने क्या खोज किया, इन्होंने मोटिलिटी दिखी, जिसके लिए इनको कहा गया कि इन्होंने लिविंग सेल की खोज की। किसकी खोज की? लिविंग सेल की खोज की। अब तो ये तो हो गया सेल, डेड सेल और लिविंग सेल क्या हुआ। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन। कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया, सेल के अंदर का पार्ट है। उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में। तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज किए। किसकी? न्यूक्लियस की खोज। इसके बाद हमारे दो साइंटिस्ट आए, मैथियास स्लाइडेन और थियोडर स्वान। दो साइंटिस्ट आए, इन्होंने सेल थियरी दिया। इन्होंने क्या दिया? ये जो हमारे थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। और ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने जो चीज़ ऑब्जर्व की, इन्होंने कहा कि जो प्लांट होता है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, इन्होंने जो मैथियास स्लाइडेन थे, इन्होंने ये देखा, ऑब्जर्व किया, और इन्होंने बताया कि जो प्लांट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल से बने हुए होते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के सेल हैं वो सब बहुत सारे सेल मिलकर के प्लांट के टिश्यू को बनाते हैं। ठीक, 1838 में इन्होंने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट सेल्स के बने हुए होते हैं, प्लांट्स। ठीक, डिफरेंट सेल के बने हुए होते हैं, जो बहुत सारे सेल्स मिलकर के प्लांट के टिश्यू को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लांट के टिश्यू को बनाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? ये थियोडर स्वान ने इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1839 में बताया कि जो ह्यूमन सेल होता है, जो मतलब एक लिविंग सेल होता है, उसमें इन्होंने बताया कि जो सेल होता है, सेल के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इन्होंने कहा
कि एक लेयर प्रेजेंट है सेल की, एक पतली सी लेयर प्रेजेंट है सेल के ऊपर, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आज जानते हैं। इन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया था, इन्होंने एक चीज़ जो थियोडर शॉन थे, इन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया था, ये प्लांट के केस में ऑब्जर्व किया था। इन्होंने कहा था कि प्लांट्स के पास प्लांट्स हैज ए यूनिक layer that is known as cell wall। इन्होंने क्या देखा कि जो प्लांट्स के सेल्स हैं, उनके अंदर एक लेयर दिखी उनको। वो कैसी लेयर थी? वो सेल वॉल थी। तो एक चीज़ इन्होंने ये भी खोजा। एक चीज़ इन्होंने और बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, और इस सेल के जो अंदर के जो और पार्ट्स हैं उससे मिला करके ये पूरी ऑर्गेनिज्म बनी हुई है। ये तो हमारी बात हो गई सेल थियरी की। सेल थियरी इन्होंने ही दी थी। सेल थियरी इन्होंने ही दी थी। लेकिन इन्होंने क्या चीज़ नहीं बताया? इन्होंने ये चीज़ नहीं बताया कि जो हमारा सेल होता है वो पुराना सेल, जैसे मान लीजिए ये नया सेल ओरिजिनेट कहाँ से होता है, कि जो सेल बना वो सेल बना कहाँ से। इन्होंने ये चीज़, इन दोनों ने ये चीज़ नहीं बताई। इसीलिए एक रुडोल्फ विर्चॉ नाम के साइंटिस्ट आए। कौन आए? रुडोल्फ विर्चॉ। एटीन 1855 में रुडोल्फ विर्चॉ आए। एल है, सॉरी, रुडोल्फ विर्चॉ आए। इन्होंने बताया कि जो सेल होता है वो अपने प्री एग्जिस्टेंट सेल से बनता है, कि मतलब जो पहले से सेल प्रेजेंट है इसी से बनेगा। ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा लेते हैं, एक अमीबा लीजिए, ये अमीबा हो गया, सॉरी, कुछ इरेगुलर सा स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा अमीबा। ठीक, तो इससे हमारे दो डॉटर सेल बनेंगे, एक ये, तो एक ये और एक ये, हमारे दो डॉटर सेल बने अमीबा से। तो इन्होंने यही बताया, इन्होंने ऑब्जर्व किया या पढ़ा, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो क्या होता है, जो सेल होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टेंट सेल से बनते हैं। जैसे ये अमीबा है, अमीबा का ये दो डॉटर सेल्स बन गए, तो अमीबा भी ऐसे रिप्रोड्यूस किया, अपने आप को बढ़ाया। ठीक, तो रुडोल्फ विर्चॉ जो थे उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने मॉडिफाइड सेल थियरी दी थी। सेल थियरी किसने दी थी? मैथियास स्लीडेन और थियोडर शॉन ने। लेकिन अगर कोई पूछता है कि मॉडिफाइड सेल थियरी किसने दी थी, तो रुडोल्फ विर्चॉ ने दी थी। अब हम बात करते हैं कि सेल टाइप कितने टाइप के होते हैं। यूनिसेलर होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं। यूनिसेलर मतलब एक कोशिकी यानी एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म। जैसे ये हमारा अमीबा हो गया, ये हमारा कुछ बैक्टीरिया हो गए जो किससे बने होते हैं? एक सेल के बने हुए होते हैं। और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम सब हो गए, एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारी चीज़ें मल्टीसेलर में आती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसके बाद हम जानते हैं कि सेल को क्लासिफाई कैसे किया गया। न्यूक्लियस के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स। ठीक, पहला प्रोकैरियोट, दूसरा यूकैरियोट। तो हम ऐसे जानते हैं कि जो हमारा प्रोकैरियोट है, प्रो का मतलब होता है बिफोर या प्रिमिटिव, और कैरियोट का मतलब है कैरियॉन्स, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस।
यूकैरियोट का मतलब होता है ट्रू, यू मीन्स ट्रू और कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। ठीक, यू मीन्स ट्रू और न्यूक्लियस, कहने का मतलब जो हमारे प्रोकैरियोट हैं उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव यानी पुराने टाइप का होगा, कंप्लीटली डिफाइन नहीं होगा, बहुत अच्छे से उसका स्ट्रक्चर नहीं बना होता है। और जो हमारा यूकैरियोट होता है उसमें हमको प्रॉपर एक न्यूक्लियस दिखेगा, एक बना हुआ अच्छे से, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, मीन्स कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें हमको प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलते, देखने को मिलते हैं मीन्स न्यूक्लियोइड फॉर्म में मिलते हैं, सॉरी न्यूक्लियोइड फॉर्म में मिलते हैं, और इसमें हमको कंप्लीट स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का देखने को मिलता है। हम देख लेते हैं एक बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में हम एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे ये प्रोकैरियोट्स हैं और ये यूकैरियोट्स। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सबसे पहले क्या जानते हैं हम, साइज के बारे में बात करते हैं, साइज के बारे में। तो प्रोकैरियोट्स जनरली स्मॉल होते हैं और इनकी साइज लगभग 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है। वहीं पे यूकैरियोट्स जो होते हैं उनकी साइज लार्ज होती है, जो कि 10 to 100 माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक, उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो हमारा प्रोकैरियोट होता है उसमें एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि एक रिजिड इनवेलप, जो कि एक रिजिड लेयर होती है सेल के अंदर। ठीक, और इसमें क्या होता है, एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है, थिन लेयर, और थिन मेम्ब्रेन is present, that is called प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। ठीक, साइज जो था वो प्रोकैरियोट का छोटा था, यूकैरियोट का बड़ा था। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि एक रिजिड लेयर होता है सेल के ऊपर, और यहाँ पे एक पतली लेयर होती है, पतली मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होगा इसमें नॉट वेल डिफाइंड, हिस्टोन्स आर एब्सेंट, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो एब्सेंट होगी, और जो डीएनए होगा, डीएनए फाउंड होगा कैसे, न्यूक्लियोइड फॉर्म में। न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड मतलब ऐसे जानिए, फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है, तो जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा उसमें एक लेयर होगी, एक मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन के अंदर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगा, उसके ऊपर लगा हुआ उसके ऊपर लगा हुआ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह होगा। लेकिन न्यूक्लियोइड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और एक इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर आपका एक इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर आपका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। वहीं पे यूकैरियोट्स में क्या होगा, यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, जो कि एक थिन मेम्ब्रेन
एक थिन मेम्ब्रेन से कवर किया होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक थिन मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो डीएनए होगा वो किससे एसोसिएटेड होता? एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए हमारा हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होगा यूकैरियोट के केस में। बात करते हैं डिवीजन कैसे होगा यूकैरियोट प्रोकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट में यूजली फिजन होती है और इसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस होती है। साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म की बात करें तो ऑर्गेनेलीज जो होती हैं ऑर्गेनेलीज जो होती हैं और एंड साइटोस्केलेटन, वो सारी चीज़ें इसमें एब्सेंट होगी। क्या होंगी? ऑर्गेनेलीज फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, एप्रोटॉस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें इसमें एब्सेंट होंगी। वहीं पे इसमें सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी। ऑर्गेनेलीज एंड साइटो स्केलेटन, सॉरी अच्छे से लिखना, साइटो स्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक, ये तो हो गई एक बेसिक डिफरेंशिएशन इसके बीच में कि प्रोकैरियोट में क्या होगा, यूकैरियोट में क्या होगा, कि उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या, साइज कैसे होंगे। तो देख लीजिए इस कैरेक्टरिस्टिक में जो हमारा साइज है वो इस प्रोकैरियोट में स्मॉल होगा, यूकैरियोट में बड़ा होगा। स्मॉल होगा जो प्रोकैरियोट में 1 to 10 माइक्रोमीटर होगा, यूकैरियोट में 10 to 100 माइक्रोमीटर होगा। सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा जो कि एक रिजिड लेयर होती है सेल के ऊपर प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में एक पतली लेयर प्रेजेंट होगी, एक पतली मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा, न्यूक्लियस का प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हिस्टोन्स प्रोटीन एब्सेंट होंगे। डीएनए जो होगा न्यूक्लियोइड के फॉर्म में मिलेगा। कहने का मतलब एक इरेगुलर सा सरफेस, एक इरेगुलर सा स्पेस दिखेगा, उसमें आपको डीएनए वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगी, एक पतली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होगा, उस हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होगा आपका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। वहीं पे बात करें डिवीजन कैसे होगा तो इसमें फिजन होगा, इसमें माइटोसिस होगा। फिजन और माइटोसिस के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो कमेंट करिएगा, हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करके एक प्रॉपर लेक्चर बना के वीडियो डाल देंगे। साइटोप्लाज्म जो होगा, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, इसमें जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, ऑर्गेनेलीज यानी जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्गी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये सारी चीज़ें। और साइटोस्केलेटन जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक फिलामेंटस ट्यूब्यूल्स जो एक प्रॉपर सेल का स्ट्रक्चर देता है, वो चीज़ इसमें नहीं होगा। और वहीं पे ऑर्गेनेलीज और साइटोस्केलेटन यानी जो ऑर्गेनेलीज यानी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो है वो प्रेजेंट होगा। एक साइटोस्केलेटन होगा जो कि सेल को प्रॉपर स्ट्रक्चर देगा। ये तो हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन हो गया कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट क्या होता है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जानते थे। एक बार हमने फिर से इसको रिवाइज कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं था इसको नोट करने का, इसीलिए आप राइटिंग पे थोड़ा, मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से हम राइटिंग को अच्छी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। किसी अच्छे टॉपिक पे नहीं, सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था सेल के बारे में। हम नेक्स्ट लेक्चर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल की ऑर्गेनेलीज और सेल में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ऐसा लेक्चर था जिसके बारे में आप सब लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं।
बस हम लोग क्योंकि जीरो से पढ़ना चाह रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन की तरह हमने सेल के बारे में थोड़ा बहुत बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स इस चैनल पे आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।